को नमस्कार। किसी चर्चा के इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि राहु केतु क्रमशः अगर 6वें और 12वें भाव में स्थित हों तो कैसा फल देते हैं, और इसके उपरांत हम इस क्रम को चेंज करेंगे और देखेंगे कि केतु और राहु अगर क्रमशः 6वें और 12वें भाव में अपने उपस्थित है तो कैसा फल देते हैं। तो जो हमारा पहला क्रम है, संभावित क्रम जो हमारा पहला है, उसमें हम ये देखते हैं कि राहु अगर 6वें भाव में और केतु 12वें भाव में स्थित है और ये दोनों भाव बली हैं, अर्थात इन भावों के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या इन भावों के स्वामी शुभ ग्रहों से युक्त हैं या इन भावों के स्वामी त्रिकोण में या केंद्र में चले गए हैं या फिर ऐसा कोई शुभ स्थिति बनी हुई है कि जिनसे 6वें और 12वें भाव को बल मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जातक बैंकों से ऋण लेता है, लोगों से भी ऋण लेता है, रिश्तेदारों से भी ले सकता है, मित्रों से भी लेता है, और उस पैसे को ऐसे बिजनेस में या ऐसी जगह लगा देता है जहां से वो अच्छा मुनाफा कमाकर उस पैसे को वापस कर देता है, समय से या समय से पहले ही वापस कर देता है जिनसे लिया हुआ होता है। तो कहने का मतलब, ऐसा व्यक्ति अगर ऋण लेता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर उसकी देनदारी होती है, उससे अधिक मुनाफा कमाकर वह पैसे को वापस कर देता है। और जो इसके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो इसके प्रतिद्वंदी होते हैं, उनको ये बहुत छका के रखता है। प्रतिद्वंदी डाल चलेंगे तो ये जातक पात चलता है, और ऐसा जातक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन होता है या राजनीति में होता है तो बहुत अच्छा राजनेता होता है, और इसके प्रतिद्वंदियों का नुकसान ही इसका फायदा बन जाता है। दूसरी तरफ केतु चूंकि 12वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक बहुत ही अधिक कर्मठ भी होता है, और ये जो व्यय करता है, दान पुण्य बहुत करता है, मंदिर वगैरह ट्रस्ट वगैरह में दान पुण्य करता है। तो एक तरफ तो अपने प्रतिद्वंदियों को ये छकाता है और दूसरी तरफ ये दान पुण्य करता है, जो इसके शुभचिंतक हैं उनको काफ़ी खुश रखता है, और ये अपनी आध्यात्मिक अवस्था को भी, जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो आध्यात्मिक अवस्था को भी उन्नत करता रहता है। इसको आध्यात्मिक सुख मिलते हैं और मरणोपरांत इसको मोक्ष भी मिल सकता है। ये आदमी कर्म योगी होता है, ये अपनी ज़िंदगी भी अच्छी तरह से जीता है, और ये जैसे जैसे समय बीतता है भगवान में इसकी आस्था भी बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि ये बस पैसा कमाता है लेकिन उसका उपयोग अपने लिए नहीं करता, दान पुण्यों में करता है, लोगों को ऊपर समाज के लिए पैसे को खर्च करता है। शुरुआत में ऐसे जातक में अंदर एक कमी देखी जाती है कि ये बहुत ज़्यादा अपने शत्रुओं को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहता, हमेशा दिमाग ही लगाता रहता है, परिवार को अधिक समय नहीं दे पाता। परंतु चूंकि राहु और केतु दोनों ही बली, राहु और केतु जिस भाव में बैठे हुए हैं वो दोनों भाव बली हैं, और वहाँ पे चूंकि राहु केतु बैठ गए हैं तो और भी अधिक उसको बलशाली बना दे रहे हैं। तो राहु केतु में देर सवेर एक संबंध स्थापित हो जाता है, तो जातक स्वयं समझ जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, स्वयं उसको समझ आता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, लोगों के पीछे पड़ा हुआ हूँ, पद प्रतिष्ठा के लिए अपना ये कर रहा हूँ, तो ये मुझे बैलेंस स्थापित करना है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, राहु और केतु जिस भाव में बैठे हैं, अगर दोनों भाव बली हैं तो कभी न कभी राहु केतु में संबंध स्थापित होता है, और जो व्यक्तित्व है वो बैलेंस्ड हो जाता है। अब दूसरा जो हमारा संभावित क्रम है उसमें हम देखते हैं, ये मानते हैं कि 6वां भाव बली नहीं है, 6वां भाव कमज़ोर है और उसमें राहु विराजमान है, और 12वां भाव पहले की तरह से ही मजबूत है, उसमें केतु है। तो ऐसा जातक बहुत डींगे मारने वाला होता है, हल्ला बहुत मचाता है, आडंबर बहुत फैलाता है,
और लोगों को अपनी बातों से डराने की कोशिश करता है, लेकिन जो इसके प्रतिद्वंदी हैं वो धीरे धीरे इसको जान जाते हैं, वो डरते नहीं हैं और इसको नुकसान पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं। और ये अगर किसी से कर्जा वगैरह ले लेता है, बैंकों से कर्जा ले लेता है या किसी से ले लेता है, तो ये इतना इसके अंदर बुद्धि नहीं होती है कि ये जांच पड़ताल कर ले कि मैं जो कर्जा ले रहा हूँ उससे मैं लगाऊंगा तो कितनी उससे लाभ प्राप्त करूंगा। तो ये लाभ और कर्जे का जो ऋण है उसमें संतुलन नहीं बैठा पाता है और अक्सर ये घाटे में चला जाता है। तो एक बार घाटे में जब मामला चला जाता है तो वो विशियस साइकिल जो अर्थशास्त्र में होती है ना, कि एक कर्जे को उतारने के लिए फिर दूसरा कर्जा, दूसरे कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा, इस तरीके से ये दिक्कतें बनी रहती हैं। तो अगर किसी जातक के कुंडली में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, छठवां भाव कमज़ोर है और वहाँ पे राहु बैठ गया हो, तो उसे अपने अर्थ संबंधी मामलों में किसी सलाहकार की आवश्यकता है। उसे अपने अर्थ संबंधी डिसीजन, पैसे संबंधी डिसीजन खुद नहीं लेने चाहिए, किसी सलाहकार को साथ रख के ही लेने चाहिए। लोन पे कोई भी चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। जब पैसे पास में आ जाए, लोन लीजिए तो बहुत कम लीजिए, इस तरीके से करना चाहिए। और चूंकि केतु तो जिस भाव में 12वें भाव में बैठा हुआ है वो भाव तो बली है, तो वो फल तो यथावत ही रहेगा। तो इसमें धार्मिक प्रवृत्ति रहती है। बाद के दिनों में ये काफ़ी अच्छा सन्यास की तरफ जो है, विद्वानों की तरफ, और जो ऐसे लोग हैं साधु महात्माओं की तरफ आकर्षित होता है, वहाँ से लाभ प्राप्त करता है, शांति प्राप्ति के लिए उधर जाता है। परंतु इसका जो पहले का जीवन होता है, जो फाइनेंस अर्थ संबंधी, इसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना, बहुत सारे घाटे वगैरह उठाने पड़ते हैं। अगर दूसरे अर्थ संबंधी भाव भी गड़बड़ होते हैं तो ऐसा जातक बुरे फंस जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे अर्थ संबंधी भाव भी इतने प्रबल होते हैं कि ये कितना भी घाटा उठाता है लेकिन इसको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन वो इस बात पर निर्भर करता है कि और भाव कैसे हैं और ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। अब मित्रों, हम अपने तीसरे संभावित क्रम पे बात करते हैं, जिसमें राहु और केतु तो यथावत ही हैं, लेकिन छठवां भाव बली है, वहाँ राहु बैठा हुआ है, और जिस भाव में केतु बैठा हुआ है वो भाव बली नहीं है, वो भाव कमज़ोर हो गया है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो जैसा पहले बताया गया छठवें भाव के साथ तो वैसा ही होता है। लेकिन जहाँ केतु बैठा हुआ है, 12वां भाव, जो व्यय का भाव है, जो मुक्ति का भाव है, जो अध्यात्म का एक आध्यात्म त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण का एक भाव है, तो उस कारकत्वों में काफ़ी कमी देखी गई है। जातक का पूजा पाठ में मन नहीं लगता, या वो कोशिश करता है लेकिन उसको समय नहीं मिलता, या व्यवधान आने लगते हैं। जातक का कंसंट्रेशन नहीं ठीक से बनता है, रातों को ठीक से नींद नहीं आती है, कोई न कोई भय, खतरा, डर बना रहता है। और जातक के जो व्यय होते हैं वो भी जहाँ वो चाहता है वहाँ नहीं होते हैं, जहाँ जिसको पैसे देना चाहता है उसको नहीं दे पाता है, और जहाँ नहीं ज़रूरत होती है वहाँ उसको पैसे उसके खर्चे हो जाते हैं। और ऐसा जातक मोटापा गेन कर ले, मोटे हो जाते हैं, और वो एक बार मोटापा बढ़ जाता है और फिर लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा जातक मोटापे को कम नहीं कर पाता है, वो मोटा ताज़ा आपको दिखता रहेगा। अब दूसरे ग्रह जो चर्बी वाले ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति है, उसकी भी स्थिति देखनी पड़ेगी। तो लेकिन ऐसी चीज़ है, मतलब जिनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो। व्यय का मतलब क्या है कि जिन चीज़ों को आप त्यागना चाहते हो, उसमें बुरी आदतें हो गई, आपका मोटापा हो गया, आप ऐसी कोई भी बुरी चीज़ जो आप कहते हो कि इसको मुझे त्यागना है, उसका प्रतिनिधित्व जो है 12वां भाव करता है, और वही चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो ये मोटा तौर पे आप इस बात को समझिए। तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है। अब मित्रों, चौथे क्रम में हम ये मानते हैं कि छठवां भाव और 12वां भाव दोनों कमज़ोर हैं, उसमें राहु और केतु विराजमान हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति जातक के लिए कदापि भी शुभ नहीं होती है। एक तो जातक उल्टे पुल्टे ऋण चढ़ाता जाता है, उस अपने प्रतिद्वंदियों से को भी सही से डील नहीं कर पाता, जिनसे वो कंपटीशन की भावना रखता है वो उससे आगे निकलते हैं। और दूसरी तरफ जो उसका 12वां भाव, समझिए कि जो उसका पूरा का जिनसे वो छुटकारा पाना चाहता है,
चाहे कोई भी लोग हैं। व्यय का मतलब क्या है? जिससे छुटकारा पाके हम लोग खुश हो जाते हैं, जिसको व्यय करके हमें प्रसन्नता मिलती है। तो अगर 12वां भाव जिनका मजबूत होता है उनका वो व्यय आसानी से हो जाता है, कोई भी चीज़, तो उनको वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर कमज़ोर होता है तो व्यय करके हमें ऐसा व्यय हम हो जाता है, हमसे मजबूरी में करना, जिससे हमें दुख होता है। तो फिर क्या होगा कि ऐसे जातक का जो पैसा बेचारा बचा उचा के जो भी रखता है वो भी कभी ऐसे बीमारियों में, परेशानियों में इधर उधर खर्चे हो जाते हैं। भगवान में आस्था होते हुए भी पूजा पाठ नहीं ठीक से कर पाता है। जिसको कुछ देने की इच्छा होती है परिवार में या अपने सगे संबंधियों में, कोई आके हाथ पकड़ लेता है, चाहे बच्चे भी आके इसका हाथ पकड़ लेते हैं कि नहीं इसको, इनको पैसे नहीं देने। अपना ही पैसा ये अपनी स्वेच्छा से खर्च नहीं कर पाता। ऐसा जातक अपना पैसा ही अपने से नहीं खर्च कर पाता है, किसी के अधीन होकर खर्च करना पड़ जाता है। तो ये स्थिति अशुभ स्थिति है। तो जिनके भी कुंडली में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो शास्त्र विहित कर्मों से और रत्नों से जो भी तरीके बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में ग्रहों को मजबूत करने से, कर्मों से उनसे मजबूत करने का प्रयास करें। और मित्रों, अब हम इस क्रम को पलट देते हैं, यानी कि केतु को हम कर देते हैं 6वें भाव में और राहु को कर देते हैं 12वें भाव में। और ये मानते हैं कि 6वां भाव और 12वां भाव दोनों बली हैं और राहु और केतु वहाँ पे बैठकर उन भावों के कारकत्वों को और भी अधिक बल दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मित्रों क्या होता है कि जातक का स्वभाव जो होता है वो कर्जा वर्जा लेने का नहीं होता। वो कर्जों से बचना चाहता है, परंतु उसे कर्जा लेना पड़ जाता है। वो कर्जा ले लेता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से अपने पराक्रम से, अपनी दृढ़ता से करके एक दिन ऐसा आता है कि वो एक एक करके सारे कर्जों को चुका देता है। वो कर्जा अपने पास रखता नहीं है। और ऐसा जातक अगर कर्जा ले भी लेता है तो कभी भी उसे गलत जगह पे प्रयोग नहीं करता। एक एक पैसा बड़े ईमानदारी से खर्च करता है और बैंक में इसका रेपो बहुत बढ़िया रहता है, क्रेडिट स्कोर इसका बहुत बढ़िया मेंटेन रहता है। तो ज़रूरत पड़ने से कर्जे मिलते भी रहते हैं और ये पैसा अंतोगत्वा ये धीरे धीरे करके इसके पास इतना सरप्लस इकट्ठा हो जाता है कि सब पैसों को ये चुका देता है। शत्रुओं का भी यही हाल है, प्रतिद्वंदियों को भी आगे चल के धीरे धीरे करके ये उनको कंट्रोल कर लेता है, उन पे नियंत्रण कर लेता है और अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेता है। और उधर राहु अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है और वो भी भाव बली है तो उसके कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी। तो ये जातक जो 12वां भाव चूंकि आध्यात्म का भाव है, तो ये ऐसा जातक जब आध्यात्म में घुसता है तो धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा किताबों को और बहुत सारा एक्सप्लोर कर डालता है और खुद भी ज्ञान प्राप्त करता है और पकड़ के सबको सोचता है कि मेरे जितना ज्ञानी इनको भी बना दो। वो ज्ञान के पास उसके पास इतना ज़्यादा रहता है हर चीज़ का, खासकर आध्यात्म के क्षेत्र का, परालौकिक चीज़ों का, शास्त्रों को पढ़ के इधर उधर से, कि वो सबको पकड़ के चाहता है कि ये ज्ञान जो है मेरे पास है तो मैं सबको ये बता दूं। और इस चक्कर में कभी कभी ये अपने आप को खुद ही परेशानी में डाल लेता है, लोग इससे पीछा भी छुड़ाना चाहते हैं। और ऐसा जातक चाहे भले ही कितना बचत करने वाला हो, जब इसका मूड बनेगा तो ये बड़ी से बड़ी चीज़ किसी को दान कर देगा और फिर भी इसका मन नहीं भरता है। अगर उस समय ऐसे व्यक्ति का हाथ न पकड़ा जाए तो उन भावनाओं में ये किसी को कुछ भी दान पुण्य, किसी को कुछ भी ले दे सकता है। ऐसा व्यक्ति इस तरीके का होता है और ऐसे व्यक्ति बड़े उच्च पद पे पहुंचते हैं, बहुत उच्च पद पे आसीन देखे गए हैं। 12वें भाव में अगर राहु बैठता है तो ऐसे जो जातक होते हैं वो बड़े ट्रस्टवर्दी होते हैं
वो बहुत ही अच्छे गुप्तचर भी हो सकते हैं। गुप्तचर संस्थाओं में भी ऐसे लोगों को देखा गया है। परंतु वही है कि राहु में, जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्रेक नहीं है, तो ऐसे लोगों को जब खर्चा वर्चा करें तो अपने साथ किसी होशियार आदमी को लेके करें, क्योंकि इनको ज़्यादा खर्चों की समझ नहीं होती। और जब ये किसी भी जगह पे जाते हैं तो उसको एकदम अति का मचा के रख देते हैं। दान पुण्य करेंगे तो वहाँ भी अति मचा देंगे। इनको सीधा का सीधा ये चाहिए होता है कि भाई हम अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो इतनी पूजा पाठ कर दें कि सीधे भगवान ही प्रकट हो जाए। तो ऐसे लोगों को ये, जिनके 12वें भाव में इस तरीके कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, राहु है, तो ऐसे लोगों को ये चाहिए कि सलाहकार अपने पास रखें। खासकर ऐसे जब वो कहीं उनके घर कोई इस तरीके का फंक्शन हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है, या कहीं ऐसी ज़रूरत है जहाँ वो जाके कुछ फाइनेंशियल खर्चे वगैरह करने का सोच रहे हैं, दान पुण्य करने का सोच रहे हैं, तो उनको रखना चाहिए। लेकिन ये भी बात समझने वाली है कि चूँकि छठम भाव में बैठा हुआ, छठम भाव भी मजबूत है और 12वां भाव भी मजबूत है, और केतु और राहु कम से यहाँ बैठे हुए हैं, देर सवेर ऐसा जातक जो है ना, उसको स्वतः ही ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमें क्या करना है तो क्या नहीं करना है। अब मित्रों, अपने जो हमारा छठवां संभावित क्रम है उसमें हम ये देखते हैं कि जो छठवें भाव में केतु बैठा हुआ है वो भाव कमज़ोर है और 12वां भाव यथावत है। तो जब वहाँ पे बैठा हुआ केतु जहाँ बैठा, वो भाव जब कमज़ोर हो जाता है तो ऐसा जातक निर्भय नहीं रहता, उसे बहुत ज़्यादा भय लगता है। अज्ञात भय से वो भयभीत होता रहता है, और इसी बात का फ़ायदा उठा के इसके जो प्रतिद्वंदी है इसको और भी परेशान करते रहते हैं। जो खतरे नहीं भी आने हैं वो भी खतरा सोच के ये उसके ऊपर खर्चा करने लगता है। इस तरीके से अपने पैसों का बर्बादी करता है। ऋण जितना चाहिए उससे ज़्यादा लेता है और कर्जों के ट्रैप में फंस जाता है। मामा साइड के लोगों से संबंध भी इसके बुरे हो जाते हैं। वो ऐसे भी बुरे हो सकते हैं कि उनसे कर्जा वर्जा ले लेगा और फिर उनको वापस ही नहीं कर पाएगा, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। साले वगैरह से भी इसके संबंध अच्छे नहीं रह सकते, मधुर नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे जातकों को इन चीज़ों पे शुरू से नियंत्रण रखना चाहिए कि फालतू का भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉशस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी बात को सोचने की ज़रूरत नहीं। ऐसा जातक बाल की खाल निकालने वाला होता है। किसी रिश्तेदार के यहाँ अगर पहुँच गया और रिश्तेदार ने कोई बात ऐसे ही कह दी तो इसको 2 दिन तक ये सोचता रहेगा कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा कहीं कहना चाहिए था। तो इस चीज़ को आप ज़िंदगी के हर फील्ड में आप देख सकते हैं। तो ऐसे जातकों की ये समस्या रहती है। तो इससे ये ऐसे जातकों को इससे पहले से ये समझ लेना चाहिए और अपने आप को, अपने व्यक्तित्व में इस तरह के सुधार करने चाहिए। अब चूंकि 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है, वो भाव बली है, तो बाद में तो स्थिति ठीक हो जाती है, मतलब लेकिन शुरुआत ये इसके व्यक्तित्व में ये जो एक विकार है वो तो रहता ही रहता है। तो ये थोड़ा परेशानी का वायस है। अब मित्रों, हम अपने अगले संभावित क्रम पे चलते हैं और देखते हैं कि छठवां भाव मजबूत है, उसमें केतु विराजमान है, और 12वां भाव जो है वो कमज़ोर हो गया है, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। तो ऐसा जातक में तो छठवें भाव के कारकत्व तो पूर्ववत ही होंगे, जैसा मैंने शुरू में बताया था। जब वो मजबूत होता है क्या करता है। लेकिन जो 12वां भाव है, जब वहाँ पे कमज़ोर होकर राहु बैठ जाता है तो फिर जातक का अध्यात्म में, पूजा पाठ में और ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऐसा जातक अनचाहे खर्चों में और विवादित खर्चों में पड़ता है और बाद में परेशान होता रहता है। मित्रों के साथ जाके कसिनो में पहुंच गया, वहाँ पे पैसे लुटा दिए, या लॉटरी सट्टेबाजी में पैसे लुटा दिए, या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्क लेके कर दिया, वहाँ पे पैसे डूब गए। तो इस तरीके से ये इसके जो व्यय होते हैं, व्यय ये तो रुपए पैसे का नहीं, किसी भी क्षेत्र में व्यय तो शरीर के रूप में भी हो सकता है। इतना ज़्यादा अगर रोड पे जा रहा है तो इतनी हार्श ड्राइविंग करने लगेगा, तो एक्सीडेंट कर बैठेगा, पता चलेगा कि 2 महीने डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया। गाड़ी घोड़ा इसने खरीदा हुआ है तो मोटरसाइकिल, अगर यंग युवा है कोई, मोटरसाइकिल इसने ले आया बहुत बड़ी वाली आजकल जो चल रही हैं, हार्ली डेविडसन और कौन कौन सी, और उनसे रेस लगा लिया अपने दोस्तों से।
वहाँ पे अपनी नई बाइक का ही सत्यानाश कर लिया, तोड़वा लिया। तो इस तरीके का कुछ स्वभाव बन जाता है ऐसे जातुओं का। जहाँ रिस्क नहीं लेना है वहीं रिस्क ले लेना, जहाँ जिस रिस्क का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जीवन में हर व्यक्ति रिस्क लेता है, लेकिन वो एक चीज़ वो हमेशा एनालाइज करता है, जो एक चीज़ पे ध्यान देता है कि अगर मैं ये रिस्क ले रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है, जिसको क्या हमें रिटर्न मिल सकती है। अगर ये आपका रेशियो सही है तो आप, और आपका आकलन सही है, तो आप 4 बार अगर रिस्क लेते हैं, 3 बार अगर आप फ़ायदा कमा लेते हैं, तो ओवरऑल आप फ़ायदे में रहते हैं। लेकिन बहुत लोगों का ये जो एनालिसिस है, ये आकलन है, सही नहीं बैठता है, तो हमेशा वो नुकसान ही कमाते रहते हैं, नुकसान ही उठाते रहते हैं। तो ऐसा जातक कुछ इसी तरीके से काम करता है। और इसको मानसिक शांति, 12वां भाव मित्रों जो है ना, मानसिक शांति का है। तो ऐसे लोगों को ना मानसिक शांति नहीं मिलती है, बहुत परेशान रहते हैं, नींद की गोलियां खानी पड़ जाती हैं, रात भर जागते हैं, क्योंकि जो गलतियां कर लेते हैं ना, तो ये उसके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये भी इंसान ही है। तो उसके चक्कर में ये और नींद की गोली खाएंगे, नशा करने लगेंगे। तो जिनका ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है और साथ में वो भाव बली भी नहीं है, तो उनको विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जाती है कि ऐसे कोई काम ना करें और 12वें भाव के स्वामी को मजबूत करने की कोशिश करें। और मित्रों, अब हमारा जो अंतिम क्रम है इस कड़ी में वो ये है कि 6वें और 12वें भाव में क्रमशः केतु और राहु विराजमान हैं, और ये दोनों भाव जो हैं वो क्या हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। तो राहु और केतु का जैसा स्वभाव है, आपको बार बार मैं बताता हूँ कि उत्प्रेरक का काम करते हैं, अपना कोई स्वतंत्र कार्यकर्ता तो नहीं है। तो जो भी उन भावों से उनको फल दिखता है उन्हीं को घटा या बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे भाव चूँकि कमज़ोर है तो उसको और कमज़ोर कर देंगे। तो क्या है कि जो पहले 6वां भाव में कमज़ोर होने का जो कारकत्व तो बताए गए हैं कि जातक जो है वो फालतू के कर्जों जो में लेता है, उसको मैनेज नहीं कर पाता, अपने कर्जों को, अपने संबंधों को, खासकर इन लाज से और मामा के यहाँ अपने संबंधों को मैनेज नहीं कर पाता है, और इधर उसकी अनाप शनाप व्यय करने की भी स्थिति है, और वैसे मानसिक शांति तो वैसे ही गायब है। तो ऐसा जातक तो विक्षिप्तता तक की स्थिति में भी जा सकता है। तो ऐसा स्थिति जिन लोगों की कुंडली में बनी हुई है, शुरू से ही उन लोगों को उपचार करने की आवश्यकता है। और मित्रों, ये जो कम संभावित क्रम बताए जा रहे हैं, ये संभावित है। मैं बहुत कम ऐसा देख पाता हूँ कि राहु और, चूंकि दोनों जो है ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से सप्तम होते हैं, या एक यूं कहे कि एक दूसरे से ठीक 180 डिग्री पे राहु और केतु हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। तो अगर आप ये अंतिम वीडियो देख रहे हैं तो इस सीरीज के सारे वीडियो देख डालिए आप लोग, तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत सी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से इनका कोई स्वतंत्र कारकत्व तो है ना, ये तो उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये इनका उत्प्रेरक का काम करने का स्वभाव है, वही सबसे बड़ा इनका गुण भी है, वही इनका सबसे बड़ा अवगुण भी है। क्योंकि फिर क्या होता है ना, वो जातक मध्य मार्ग पे, वो भावों का जो फल है वो मध्य मार्ग पे नहीं रह जाता, वो या तो बहुत अच्छा हो जाता है या बहुत खराब हो जाता है। अच्छा भी नहीं, बहुत अच्छा कर देंगे या बहुत खराब कर देंगे। तो ये एक्सट्रीम पे चलते हैं, अतिवादी हैं ये दोनों जो ग्रह हैं ना, अतिवादी हैं, किसी भी अच्छाई या बुराई को एकदम बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं। लेकिन जब ये एक दूसरे से सप्तम या 180 डिग्री पे बैठते हैं, तो मैं बहुत कम ऐसे देखता हूँ कुंडलियों में कि ये दोनों भावों के स्वामी इतने बुरे फंस जाएं। बहुत कम ऐसा होता है, कहीं ना कहीं से राहत मिल जाती है। तो ये तो सिर्फ एक मतलब काल्पनिक आपको अवस्था बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, बाकी तो कुंडली देख के ही पता चलता है। अगर हल्का भी बली होता है या मध्यम बली भी होता है भाव, तो निकल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तभी ऐसी स्थिति आती है कि उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए, कि अगर मान लीजिए कि वो बुरे भावों में भी बैठ गया और उस पर किसी बुरे ग्रह की युक्ति या दृष्टि भी पड़ गई, तब सोने पे सुहागा और बहुत बुरी स्थिति होती है। नहीं तो ऐसा बिठाना संभव ही नहीं होता है कि वो भाव, बुरे भाव कभी, क्योंकि कुंडली जब हम देखते हैं तो है क्या कि हर कुंडली के लिए हर ग्रह न तो जो कारक होता है और ना ही वो, कभी कभी क्या होता है कि कोई ग्रह को हम बुरे भाव में बैठाते हैं तो विपरीत राजयोग बन चुका होता है वहाँ पे, तो बुरे भाव में बैठाने के बाद भी वो बुरे भाव का फल नहीं देता है। तो इस तरीके की तमाम परिस्थितियों का सृजन हो जाता है। भगवान ने जो बनाया है सिस्टम, वो ऐसा बनाया है कि सबका जीवन चलता रहे, लेकिन हम इसी पृथ्वी पे कुछ लोगों को बहुत ही अधिक
दुखी भी देखते हैं, कुछ लोगों को बहुत ही अधिक सुखी, संपन्न और हर तरीके से उनको समर्थ भी देखते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो मित्रों, अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।